हेलो बच्चों। मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का दूसरा वीडियो आएगा। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के केसेस में हम चार्ज को कैसे स्टडी करते हैं, चार्ज कब रिपेल करता है, चार्ज कब अट्रैक्ट करता है, राइट। चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में देखी, चाहे उनका एडिशन हो, क्वांटाइजेशन हो, राइट। हमने और ये चीज एक इंपॉर्टेंट सीखी कि इलेक्ट्रिफिकेशन, आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। थ्री मेथड्स हमने देखे थे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, और उसके डिस्टिंग्विश भी हमने देखे थे कि अलग अलग पॉइंट्स क्या हैं। और हमने क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व किए थे कि उस पर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम की थी। अब आज वाले लेक्चर में हमारे पास में जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। Coulomb's law is basically a law that quantifies the force between two charges. अब इंग्लिश में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन what you want to understand out of it is between two charges what is the force going to be in value and direction. फोर्स एक वेक्टर है जिसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमें पता करना नहीं आ रहा अभी तक फॉर टू चार्जेस। हम ये बोलते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट कितने फोर्स से रिपेल करते हैं या कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं ये हमें नहीं पता, राइट। तो हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, Coulomb's law of force states that the force of attraction between 2 points, the force of attraction between 2 points, 2 point electric charges at rest, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं, राइट। जैसे इसने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों पता किया जा सकता है। 2 पॉइंट चार्जेस, क्या कहा इसने, 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके डायमेंशंस मैटर नहीं करते, राइट। अभी हम डायमेंशन वाली चीजें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे सारे चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं, नो डायमेंशंस कंसिडर्ड, राइट। सेकंड चीज उसने बोली एट रेस्ट होने चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास में देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी उस बात की है कि हमारा चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा, राइट। तो हमारा चार्ज शुड बी एट रेस्ट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, directly proportional to the product of the magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them, right. So basically हमें पता चल गया कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर हमारे पास में है तो उनका रिपल्शन या अट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू लेनी है, उसके साइन नहीं लेने हैं, right, magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। और इसने डायरेक्शन के बारे में भी कुछ बताया, ये कह रहा है कि it acts along the line joining the two charges, right। तो उसका फोर्स जो है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अब ये सारी तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें हमेशा दिक्कत होती है कि डेफिनेशन को सर याद कैसे करेंगे, राइट। डेफिनेशन को याद ऐसे करेंगे कि हम डायग्राम में समझेंगे, उसको डेफिनेशन में फिर अप्लाई कर देंगे, राइट। सो व्हाट डज द डायग्राम से हियर, लेट्स सी। हमारा पॉइंट चार्ज आ गया Q1 एंड Q2, राइट। डिस्टेंस बिटवीन देम इज टेकन एज R। अब इसने कहा कि फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इफ यू नोटिस हमने Q1 और Q2 का साइन नहीं डाला है बिकॉज यहां साइन की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। तो उसने कहा फोर्स जो है वो Q1 इंटू Q2 है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो अगर आप बहुत सिंपल डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली देखो तो याद हो जाती है कि फोर्स जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। आर अगर बढ़ेगा नीचे से तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और सेकंड केस है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। ये दोनों चीजें हमें दिख रही है यहाँ पे ना। आगे क्या पता चलता है,
आगे पता चलता है कि अगर इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं तो हमें पता चलता है फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी है, इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि हम उसकी वैल्यू का रेशियोज पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता कर सकते, राइट। अब एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें पता करनी है तो हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे ना। तो उसने लगा दिया एक कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट लगा दिया। उसने बोला कि भाई कांस्टेंट दे दे रहा हूं, कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें को ये बता दिया कि यार प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए ये कांस्टेंट लगा हुआ है, राइट। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स बता सकता हूं अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो मैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बता सकता हूं यूजिंग कूलम्स लॉ, राइट। नाउ कूलम्स लॉ को यूज करके हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारी फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट जो क्वांटिटी है यहां जो आप देख रहे हैं ये नई क्वांटिटी है जो आपने पहले नहीं सुनी है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं भी याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए पूरा टॉपिक हम स्टडी करेंगे कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस में क्या डिस्कशन है, मीडियम में क्या डिस्कशन है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें के की वैल्यू जो है वो यहां से कैलकुलेट कर ली जाती है और हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो हमें सारी वैल्यूज अगर दी गई हो, चार्ज 1 चार्ज 2 की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम and K, I can tell you what the force between the charges is gonna be. Now, what are the important points for Coulomb's law, right? Coulomb's law को अप्लाई करने के पहले ये समझना है कि Coulomb's law के एडवांटेजेस और यूजेस क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, इट क्वांटिफाइज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्वांटिफाइज का मतलब वो वैल्यू दे रहा है। अभी तक हम बोल रहे थे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि वैल्यू कितनी होगी, राइट। वैल्यू बताने का काम हमें कूलम्स लॉ कर रहा है, राइट। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, असर्शन रीजन में बहुत बार पूछा गया है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस उनकी डायमेंशंस, उनकी साइज मैटर नहीं करती है, तभी हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं, राइट। तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो कह रहा है वो, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, राइट। अगर आपका एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, समझो प्लस Q1 प्लस Q2, तो ये दोनों सेम चार्जेस है, रिपल्शन करेंगे। तो Q1 जो रिपल्शन करेगा वो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, राइट। सो इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। डायरेक्शन भी मिल गया, वैल्यू भी मिल गई, और ये भी पता चल गया कि ये जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए काम करेगा। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आप पीछे जाएं और याद करें, हमने दो टाइप के फोर्सेस देखे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली वो होते हैं जिनको एक दूसरे के टच में रहना पड़ता है टू एक्ट ऑन ईच अदर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। नॉर्मल रिएक्शन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि वो दो सरफेसेस अगर कॉन्टैक्ट में हैं तभी एक्ट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, राइट। बट ग्रेविटेशन, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीन चार फोर्सेस जो हम सीखते हैं ये सारे जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इन्हें एक दूसरे को टच करने की कोई जरूरत नहीं है टू अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, राइट। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन एन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, राइट। फोर्स आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो मीडियम डिपेंडेंट है। उसे फर्क पड़ेगा कि आप जो दोनों चार्जेस ले रहे हो उसे एयर में रख रहे हो, जैसे समझो यही केस हमने एयर में रखा है और फिर हमने इसी को चेंज करके इसे वाटर में चेक किया, राइट। कौन से मीडियम में चेक कर रहे हो वो मैटर करेगा इस फोर्स को। इस फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी जैसे जैसे आप मटेरियल, आप सराउंडिंग मीडियम को चेंज करते जाओगे, राइट। फट से देख लेते हैं क्या क्या सीखा। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई कर देता है फोर्सेस को, ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, is a non-contact force and dependent on the medium. All these points are important for assertion reason and explaining the Coulomb's law. Next. Now,
कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स हमने देखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, हम दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं अभी के लिए। फ्री स्पेस जनरली वैक्यूम होता है, एयर हम जिसमें सर्वाइव कर रहे हैं वो है, लेकिन हम अभी के लिए दोनों को सेम कंसीडर करेंगे, राइट। नाउ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम F को चेंज करके वील जस्ट ब्रिंग इट डाउन, राइट। तो हमने F को क्या किया, हम F को नीचे ले आए और एप्सिलॉन नॉट को वहां ले गए, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स मेजर कर लेते हैं, चार्ज मेजर कर लेते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज मुझे मिल जाती है, राइट, तो ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट। आप उस एक्सपेरिमेंट को चेक कर सकते हो, आप उस फॉर्मूला को चेक कर सकते हो एक्सपेरिमेंट लगा के, और हम ये वैल्यू के एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास एक सिस्टम है जहां हम दो चार्जेस को रखते हैं और उनके बीच का हम फोर्स मेजर कर सकते हैं, राइट, तो ये मेजरमेंट से आ जाएगा हमारी रीडिंग। ये दोनों चार्जेस हमने खुद डिसाइड किए हैं, डिस्टेंस भी हमने खुद से डिसाइड किया है, हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब हमारे लिए किसी ने ऑलरेडी ये काम कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट। अगर आप इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका यूनिट बहुत सिंपल है, सी स्क्वायर विच इज कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर याद नहीं भी रहता है तो आपका फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स है, 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, उसका कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होता है, ये आप यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीख चुके हो। एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी याद है यूनिट तो आप फॉर्मूला यूज करके उस यूनिट को निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, राइट। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इन एसआई यूनिट्स। ये जो कहानी है, ये सारी कहानी हम एसआई यूनिट्स में याद करते हैं, और कन्वर्जन फ्रॉम एसआई यूनिट भी आप यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीख चुके हैं। तो अगर एसआई यूनिट से कन्वर्ट करना होगा तो हम उसे चेंज कर लेंगे। तो हमें एप्सिलॉन नॉट मिल गया, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। नाउ यूनिट पता चल गया, वैल्यू पता चल गई, राइट। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बार बार हम सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें, उससे बेटर है कि हमें 4 पाई की वैल्यू भी पता है और हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है। हमने इसे कैलकुलेट किया और हमें आ गया वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। सर बोलोगे सर यूनिट बदल गया, ये यूनिट ये था, ये यूनिट ऐसा हो गया। तो भाई वो भी तो 1 अपॉन हो गया, उसने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थोड़ी पूछी, उसने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट दी थी कूलम स्क्वायर एंड अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसने बोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जब मैं निकाल रहा हूं तो 4 पाई की यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो सारे जो नीचे वाले टर्म है वो ऊपर चले गए और जो ऊपर वाला टर्म था वो नीचे आ गया। तो ये बन गया इसका, राइट। सो जस्ट रिमेंबर द यूनिट्स। अगर यूनिट पूछता है तो आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है और हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इफ यू रिमेंबर इसको कभी कभी हम के भी लिख के दे सकते हैं, तो अगर के लिखते हैं तो भी उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। वैल्यूज क्या है हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फॉर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल में। और एप्सिलॉन नॉट की 8.85, जहां पे भी हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करेंगे वहां पे हम 8.85 डालेंगे। चलो नेक्स्ट, फोर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ वेक्टर। वेक्टर्स में आपने बहुत डिटेल में सीखा हुआ है पहले से कि वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। हमने अभी जो वैल्यू ढूंढी दैट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट। बट हमने ये डिस्कस नहीं किया कि उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, राइट। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी नीड टू नो द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, राइट। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें या इस फॉर्मूला को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? Now, when it comes to vector form, let's take a charge Q1 and Q2, point charges हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। अब अगर हम फोर्स देखते हैं तो फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, राइट। हम देख रहे हैं कि अच्छा अजम्पशन ये है कि हमारा ये दोनों जो चार्ज है वो सेम है, चाहे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जो लेना है, रिपल्शन हो रहा है इस केस में, राइट। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सो 1 ड्यू टू 2,
राइट। अब उसको रिपेल कर रहा है मतलब उसको धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है तो वो राइट साइड जाना चाहता है, राइट साइड जाना चाहता है, इसलिए उसका फोर्स जो है वो राइट साइड में है, राइट। इसी चीज को अगर हम चेंज करते हैं और 2 पे चेक करते हैं, राइट, 1 on 2 by, राइट, सो फोर्स ऑन 1 by 2, वैल्यू अगर आप देखो तो ये भी सही है, मिस्टेक नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें, ये सेम है, ये भी सेम है, बट यहाँ कुछ चेंज हो गया ना, आर क्यूब आ गया, राइट। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला वेक्टर के लिए एडजस्ट हुआ है, राइट। अगर आप वेक्टर में देखेंगे इस फॉर्मूला को तो एक और टर्म ऐड हो जाता है विच इज योर वेक्टर का डायरेक्शन, राइट। आपका आर जो है द डिस्टेंस बिटवीन जो हम ले रहे थे, नाउ वी हैव टू राइट इट एज द पोजीशन वेक्टर आर, राइट। तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कितना है। तो अगर हम वो चेक करते हैं तो हमें आ जाता है एक और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाती है विच इज R21, राइट। अब देखो अगर यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से जाएं तो इसका यूनिट मीटर होगा, इसका यूनिट मीटर क्यूब होगा, डिवाइड करके तो अभी भी मीटर स्क्वायर आएगा, राइट। ये मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर। तो हमने डायमेंशनली तो अभी तक फॉर्मूला को चेंज नहीं किया, राइट। लेकिन इसे ऐड करने का फायदा क्या, फिर ऐड करने का फायदा ये है से कि हमारा जो इक्वेशन है अब वो वेक्टर फॉर्म में है। इफ यू रिमेंबर वेक्टर्स, वेक्टर की कहानी बहुत सिंपल है। वो कहता है कि अगर एक वेक्टर बताना है तो वो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से पता चलता है, राइट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें से मैं एक चीज थोड़ी सी उधार ले रहा हूं विच इज आर, और इसको स्क्वायर कर दे रहा हूं। इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ वेक्टर्स, तो अगर ये चेक करूं तो ये यूनिट वेक्टर है, आर का यूनिट वेक्टर, और ये जो पूरी चीज है ये हमारे फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो हम वही तो कर रहे हैं, हमने क्या कहा, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स के लिए मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, राइट। और R21 जो है वो R21 इज इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन बताने के लिए मुझे R21 चाहिए, लेकिन मैं R21 वेक्टर नहीं ले सकता बिकॉज ये वैल्यू चेंज कर देगा हमारे फोर्स की। सो इफ यू रिमेंबर वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, राइट। तो हमने इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट बनाते ही हमें मैग्नीट्यूड मिल गया फोर्स का और डायरेक्शन मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फोर्स वेक्टर मिल गया, राइट। इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन बनाया कि वो जो मॉड आर है और आर स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसे आर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बहुत बार जेई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स बताओ, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। रिमेंबर ये भी सही है, यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मेट भी सही है, दोनों को आपको याद रखना है और यूज करना है, राइट। नाउ अगर मैं इसी चीज को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगा दूं, राइट, तो क्या बदलेगा, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना भाई ये फोर्स लगाएगा उस पे, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये जितना फोर्स लगाएगा उस पे वो भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये चीज तो सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन बदल गया ना, ये इसको राइट में धक्का दे रहा था और ये जो है ये इसको लेफ्ट में धक्का दे रहा है, राइट। सो डायरेक्शन बदल गया। तो अब अगर डायरेक्शन बदल गया तो हमारा जो यूनिट वेक्टर आना चाहिए वो आना चाहिए R1 से 2 की तरफ, ठीक है। याद रखना ये मतलब ये देखो ये है ऑन एंड बाय, राइट, 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है R21, 21 मतलब 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट। और अगर यहां देखते हैं 2 1 तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स जो है वो 1 से 2 की तरफ धक्का मार रहा है, राइट। तो ये दोनों नोटेशंस आपको समझने जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो जाए, राइट। ये क्या बता रहा है, किसकी फोर्स और किसने लगाई, सॉरी किसकी फोर्स किस पे लगी, राइट। और ये बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में लगी। 2 1 का मतलब है 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रही है, और 1 2 का मतलब है 1 से 2 की तरफ फोर्स लग रही है, राइट। नाउ सो R21 एंड R12 अगर आप चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वेक्टर में आपने सीखी हुई है, राइट। क्या कहता है ये, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ माय डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, इज सेम। मेरी आर की वैल्यू जो है वो सेम है,
लेकिन मेरे डायरेक्शन अलग है। मेरा एक डायरेक्शन है जो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ, और एक 2 से 1 की तरफ जा रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, राइट? तो उसने यही लिखा है कि r12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ r21 वेक्टर, राइट? अगर हम इसको यूज करते हैं, अच्छा दूसरी चीज हमें जो पता होनी चाहिए, जो तुम्हें दिख भी रही है, कि मॉड r12 और मॉड r21 एग्जैक्टली इक्वल, राइट? तो ये इक्वल है, बट ये क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए ये नेगेटिव। अब देखो, अब वी कैन यूज अ ट्रिक, राइट? ट्रिक ये है कि f12 हमें आया, राइट, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r क्यूब इंटू r21 वेक्टर, राइट? f21 हमें आया 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r क्यूब इंटू r12 वेक्टर। लेकिन हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि r12 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ r21 है। इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r12 की जगह ये आ गया नेगेटिव और यहां लग गया r21। बट अब ये वैल्यू इसके एग्जैक्टली इक्वल है ना। अब अगर ये वैल्यू इसके एग्जैक्टली इक्वल हो गई तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा f21 जो है इट इज नेगेटिव ऑफ f12 है। हमने बेसिक वेक्टर्स यूज किया है। बेसिक वेक्टर्स, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा वेक्टर्स पे, जहां हमने डिस्कस किया है नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। आप सर्च कीजिए, उस चीज में आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से आता है तो आपको अब तक समझ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम ये कर रहे हैं कि हमारे जो फोर्सेस हैं, राइट, हमारे जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होंगे, तभी हम वेक्टर फॉर्म लिख पाएंगे, राइट? हमने पहला जो फॉर्म निकाला उसमें सिर्फ नंबर, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया था कि कितना फोर्स लगाएगा, कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो हमने देखा कि यार Q1 को धक्का मार रहा है ये, तो Q1 को मार रहा है 2 से 1 की तरफ, तो हमने 2 1 वेक्टर से एडजस्ट कर दिया, राइट? और मैंने बताया कि ये वेक्टर से मल्टीप्लाइड नहीं है, ये यूनिट वेक्टर से, उसका यूनिट वेक्टर का मॉड यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है? तो हम यूनिट वेक्टर को छुपा के इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। वैसे ही हमने 2 1 लिखा है, और हमने एक चीज जो यूज की अभी वो ये था, विच इज नेगेटिव वेक्टर्स, राइट? जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। If I use both these quantities, I will get this final result. And this is a very important result which says that between two charges, the magnitude of forces are exactly equal, but the direction are opposite to each other. The magnitude of charges, sorry, the magnitude of force is exactly equal, but the direction is opposite to each other. So F12 will be a negative vector of F21 and F21 will be a negative vector of F12, right? और यही चीज इसने अपनी डेरिवेशन से भी प्रूव की है, राइट? सो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमें वेक्टर फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसे डिपेंडेंट है Q1 और Q2 चार्ज के रेस्पेक्ट में। Q1 के लिए जो राइट साइड था, Q2 के लिए वो लेफ्ट साइड है, इस और वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। दैट इज व्हाई दिस इज नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर चाहिए तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ, अच्छा अगर तुम देखो आर क्यूब गायब हो गया, राइट? आर क्यूब इसलिए गायब हो गया बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की कहानी है। तो मैग्नीट्यूड की कहानी अगर आप देखते हो तो इसको मॉड में लिखा जाता है, राइट? सो F12 वेक्टर और इसका मॉड अगर हम देखते हैं तो उसकी मॉड की वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम। अगर इसी को आप आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सारी चीजें याद रखने के लिए, अगर आपको F वेक्टर चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है, और उसके आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। ये अगर आपको याद है तो ये सारी डेरिवेशन इजी हो जाएगी
कोई कंफ्यूजन नहीं। और मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा जब कूलम्स लॉ हमने डिराइव किया, राइट। सो आइडिया ये कि मैग्नीट्यूड तो याद हो जाएगा 4-5 बार देख के, बस याद रखना कि यूनिट वेक्टर आर निकालना है, और यूनिट वेक्टर क्या है, इस समय अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन होगी कमेंट्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब एक चीज जो नेचर में देखी गई है ना कि मैक्सिमम जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जैसे ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें कहानी ये कि दे ऑल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, if the if the distance is doubled, then the force between them becomes 1/4, and if the distance is half, then the force becomes 4 times. सर कहाँ से स्टेटमेंट लिया है भगवान जाने, कहीं से नहीं लिया है, फॉर्मूला से लिया है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि यार अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड हैं, तो उसका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, राइट। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो अगर मैं इस आर को डबल कर देता हूँ, राइट, इसको डबल कर देता हूँ, तो मेरा नया फोर्स जो एफ डैश है दैट विल बिकम 1/2r का स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर, बट 1/r स्क्वायर वाज एफ, तो ये हो जाएगा f/4 ना, क्या बोला मैंने, 1/4। इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बोलता है कि दीज फोर्सेस, या बेसिकली इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। आपका जो डिस्टेंस अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फोर्स उसके हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी कम होगा, बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। अगर हम ग्राफिकली इसी चीज को देखते हैं तो ग्राफिकली हमें ये चीज पता चलती है कि हमारा जो वैल्यू है वो ऐसे चेंज हो रहा है। प्लीज हाइपरबोला नहीं लिख देना, हाइपरबोला नहीं है, ठीक है। हाइपरबोला इज बेसिकली व्हेन यू हैव इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हाइपरबोला नहीं है, बट या इट लुक्स लाइक एन हाइपरबोला ना। अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो जैसे जैसे आप वैल्यू डिक्रीज करते हो, राइट, जैसे समझो अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो यहाँ फोर्स इतना कुछ था, बहुत हाई था, राइट, और 1 से 2 जाते ही ये गिर के यहां आ गया, 2 से 3 जाते ही और कम हो गया, राइट, 4 जाते ही और कम, यानी कम होता जा रहा है ना। अच्छा, कभी जीरो नहीं जा पाएगा बिकॉज डिस्टेंस जो है उसको इंफिनिटी जाना पड़ेगा, राइट। द डिस्टेंस हैज टू टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ, तब जाके हमारा फोर्स जो है वो जीरो होगा, राइट। और आप जितना क्लोज आते जाओगे, जितना क्लोज जीरो की तरफ, मतलब डिस्टेंस जितना कम करते जाओगे, उतना फोर्स इंफिनिटी की तरफ जाता जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा। ग्राफ समझना होता है तो ग्राफ याद हो जाता है, ग्राफ क्या बोल रहा है वो समझो, बस याद हो जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो ग्राफ बोल रहा है कि हमारा फोर्स और डिस्टेंस की जो कहानी है वो ये है कि भाई डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो मैं जल्दी जल्दी फोर्स को कम करूंगा, डिस्टेंस को कम करोगे तो मैं फोर्स को जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक फील्ड फोर्स या बेसिकली आप बोल सकते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पिछले साल पढ़ी थी ग्रेविटेशन, इस साल अगली पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो इन दोनों को कंपेयर करना भी आना चाहिए ना। अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं, बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सिमिलैरिटीज हैं इसकी, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, बट राइट, तो पहली दो प्रॉपर्टीज जो है वो तो बेचारी बता रही है भाई सिमिलर क्या है, राइट, और बाकी दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि डिफरेंट क्या है। दोनों याद करते हैं बिकॉज दोनों हमारे लिए जरूरी है, राइट। तो हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये बोलता है दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पे है। फॉर्मूला याद करो, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है, फोर्स क्या बोलता था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दिखा, इनवर्स स्क्वायर, राइट। सेकेंड चीज जो ये बोलता है बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, राइट। सो दे विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, जस्ट लाइक चार्जेस के सेंटर्स हैं वैसे ही ग्रेविटेशन के सेंटर्स हैं, राइट। तो वो दोनों सेंटर्स के डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएंगे, दे विल अप्लाई फोर्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स।
ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या कहता है? डिफरेंस ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। ये लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, मुझे इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो हम ग्रेविटेशन वाले वीडियो में ये चीज देखेंगे। बट जैसे बोलता है ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, राइट। और होगी, हमने देखा था कि ग्रेविटेशन में देयर आर नो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस, राइट। मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो मास के लिए वो बोलता है भाई मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल नहीं करते। तो ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव, राइट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, राइट। तो हमने देखा सेम चार्जेस के लिए वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस के लिए वो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। नाउ ये पॉइंट प्लीज अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसलिए याद कर लेना क्योंकि ना ये एमसीक्यूज में आता है, फॉर असर्शन रीजन में कभी आ जाता है, कभी ट्रू और फॉल्स में आ जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम फंस जाओ इतना पढ़ने के बाद में। नाउ ग्रेविटेशन बोलता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। भाई स्पेस में जो फोर्सेस लग रही हैं, इतनी दूर दूर लग रही हैं, वो मीडियम है ही नहीं भाई स्पेस में, तो कैसे लग रही है, राइट। तो लग तो रही है बिकॉज हमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, राइट। और इसको मीडियम की भी जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है भाई मीडियम की जब जरूरत ही नहीं है तो मैं मीडियम पे डिपेंडेंट क्यों रहूंगा। तो ग्रेविटेशनल बोलता है आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, राइट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कूलम्स लॉ में भी देखा कि वो डिपेंडेंट है मीडियम में फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज ऑलवेज गोना बी डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। कौन से मीडियम में चार्जेस हैं, सराउंडिंग क्या है उनकी, राइट, वो डिसाइड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना है, राइट। फटफट एक बार रिवाइज मारते हैं फिर आगे चलते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, राइट, और दोनों लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे एक्ट करते हैं। डिफरेंस ये है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है और ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है और ये जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। समझ गया है ये चीजें? आगे चलें, लेट्स गो। क्वेश्चन देखते हैं। यार इतना सब सीखने के बाद में क्वेश्चन नहीं किया तो कहाँ मजा आने वाला है, राइट। क्वेश्चन किए बिना फील नहीं आता। जब आप क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई कर पाओगे तभी आपको लगेगा कि यार हाँ कुछ किया, राइट। चलो ये बोलता है टू यूनिट नेगेटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, a positive charge q is placed exactly at the midpoint between these unit charges if the system of the three charges is in equilibrium, the value of q in coulomb is, right। अब सबसे बड़ी बात है यार, फिजिक्स बिना डायग्राम के तो मजा ही नहीं आएगा। चलो ये हमारे दो नेगेटिव चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। तो इसको -1 कूलम ले लेते हैं, इसको -1। अब इनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, राइट। और ये बोलता है इनके बीचों बीच में, राइट। और हमें पूछा गया है कि इस क्यू की वैल्यू तीनों सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितनी होगी। डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है भाई। जो चीज नहीं पता पता कर लेते, जैसे क्यू नहीं पता है, हमें डिस्टेंस भी नहीं पता है, राइट। तो चलो इसको एल ले लेते हैं, मिड पॉइंट है तो ये L/2 ठीक है। नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आंसर में एल नहीं आएगा, ठीक है। अगर एल आ गया मतलब मेरी गलती, लेकिन एल अगर गायब हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। क्यू और -1 तो दिया ही हुआ है तो वो तो आंसर में आ सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमको तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस चार्ज पे टोटल फोर्स को 0 करते हैं, ठीक है। देखो अब इस पे कौन सी कैसी फोर्स लग रही है पहले वो पता करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए करना क्या है, राइट। इसने बोला है पॉजिटिव चार्ज क्यों, यहाँ प्लस भी लगा दे रहा हूं जैसे पता रहे कि क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, राइट। अब देखो अगर मैं इसको नंबर कर दूं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये 3 वाला फोर्स लगा रहा है 1 पे, सो एफ, राइट, एफ ऑन 1 ड्यू टू 3, और ये जो पॉजिटिव वाला है इसको अट्रैक्ट कर रहा है
इस डायरेक्शन में, सो F on 1 ड्यू टू 2 कौन से टाइप के वेक्टर हो गए यार, कौन से टाइप के, पढ़ लो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, राइट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमें पता करना है कि हमारा जो नेट फोर्स है, राइट, इसने क्या बोला, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो, इसका मतलब होता है नेट फोर्स जो है जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब आपका फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स द राइट। अब बोलोगे सर वेक्टर लॉ लगाते हैं, अरे लगा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी जरूरत है वेक्टर लॉ की। हम पता कर चुके हैं डायरेक्शन क्या है, हम डायरेक्शन से ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वेक्टर लॉ की जरूरत क्या है, वैल्यू डाल देते हैं अब इसमें, राइट। राइट लेफ्ट राइट वाला फोर्स कौन सा है, राइट वाला हमारा F13 है, राइट। तो ये बोलता है कि लेफ्ट में जो गया वो F12 था और राइट में जो गया वो F13 था। मैग्नीट्यूड इसलिए लगा दिया कि कंफ्यूज ना हो, वेक्टर नहीं है ये, वेक्टर हमारा काम यही कर चुका है डायरेक्शन बता के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करनी है। वैल्यू क्या बोलती है, वैल्यू बोलती है भाई कूलम्स लॉ को याद करो। कूलम्स लॉ बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस 1 2 का चार्ज है 1 इंटू क्यू। सर गलती हो गई, गलती हो गई, क्या गलती हो गई, -1 लेना था, नहीं, कूलम्स लॉ में उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो मैग्नीट्यूड मतलब चार्जेस के साइन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अपॉन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज L/2, राइट, L/2 का स्क्वायर। इसी को यहां लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और 3, सो बेसिकली 1 into 1 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब कहानी बहुत सिंपल, कहानी ये है कि भाई ये पूरी कहानी तो कट गई, बचा हमारे पास सिर्फ ये है कि इसको हम L/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4q/L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसको आगे देखते हैं तो L स्क्वायर कट गया, बचा 4q इक्वल टू 1, q आ गया हमें 1/4। 1/4 की वैल्यू यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो 0.25। कोई कंफ्यूजन अगर इसमें है तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। बट एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि क्या किया हमको दिया था, 2 पॉइंट चार्जेस, यूनिट चार्जेस -1 कूलम एंड -1 कूलम ऑन अ लाइन, इसके बीचों बीच में एक +q चार्ज रख दिया गया है और हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, राइट। इक्विलिब्रियम में रख के हमें ये चीज चेक करनी है कि इस q की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने फर्स्ट वाले चार्ज पे चेक किया कि हमारा फोर्सेस कहाँ पे और कैसे लग रहा है। तो हमें पहली चीज पता चली कि इस पे राइट साइड पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 3, क्योंकि ये रिपेल करेगा इसको, और 2 की वजह से अट्रैक्शन होगा तो वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, राइट। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों फोर्सेस मुझे मिल गए। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बोलती है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जीरो कब होंगे, जब बेसिकली दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इसका नेट जीरो करने के लिए मैंने लेफ्ट और राइट फोर्स को इक्वल किया, उसकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ गई, उसके बाद में उसकी मैग्नीट्यूड की जगह मैंने कूलम्स लॉ से उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, राइट। 1 2 के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू क्यू डिवाइड बाय इसका गैप जो डिस्टेंस है वो L/2 का स्क्वायर। सेकेंड 1 और 3 के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, ये अल्फा नहीं है प्लीज, ये इंटू है, इंटू 1 अपॉन L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, जो जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें ली थी वो कट गई, मुझे Q का वैल्यू आ गया 1/4 मुझे 0.25। आपको अगर एक चीज टेस्ट करनी है जो आपको करनी चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो यार इस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो भी जीरो होना चाहिए ना, एक फोर्स नहीं है, नेट फोर्स, ठीक है। तो आप अभी नोटबुक निकाल के आराम से इसको पॉज करके ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या इस पे नेट फोर्स जीरो करने पे सेम आंसर आता है, ठीक है। अगर नहीं आया मतलब गड़बड़ है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, फिर मैं उस चीज को कंटिन्यू करूंगा और बताऊंगा कि इस वाले पे भी फोर्स, जब नेट फोर्स जीरो होता है तो सेम आंसर आता है कि नहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगी तो अगले वीडियो में उस चीज का आंसर हम देखेंगे।
Two unlike charges separated by a distance of 1 meter attract each other with a force of 0.108 newtons. If the charges are in the ratio 1:3, the weak charges. कंफ्यूजिंग है? कहाँ कंफ्यूजिंग है? इसमें तो दो ही चार्ज है, तीसरा चार्ज भी नहीं है, राइट? चलो दोनों चार्ज ले लेते हैं फटफट से। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कभी इंपॉर्टेंस इतना नहीं देने का, डिफिकल्ट क्वेश्चन को फोड़ देने का। फोड़ेंगे कैसे? ये 1 मीटर दिया हुआ है, इसने बोला है कि इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो 0.108 मीटर है, तो हमें एफ पता है, ठीक है। अब ये मत बोलना 1 से 2, 2 से 1, याद रखना 1 से 2, 2 से 1 की मैग्नीट्यूड सेम होती है, तो वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गोना बी 0.108 न्यूटन्स, राइट? तो वैल्यू ऑफ द फोर्स तो सेम है। अच्छा, दूसरी बात से बोला है ना रेशियो ऑफ चार्जेस इज 1:3, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार समझो अगर इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आप ले लेते हो x, तो एक चार्ज को x ले लो और दूसरे को 3x ले लो। यहां तक बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बेसिक मैथ्स है, जो कहा था वही लिखा है, ठीक है। अब मॉड f की वैल्यू मुझे पता है, तो मॉड f निकालते हैं। मॉड f क्या बोलता है? मॉड f बोलता है भाई कूलम्स लॉ ने कहा है कि 1/4πε0 लगाओ, यहाँ पे लगाओ तो अपना Q1 Q2 और यहां लगाओ R²। ये दिया था 0.108, ये दिया था 9 × 10⁹ कूलम, सॉरी Q1 इसका यूनिट अलग है। Q1 Q2 जो है वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3x² और ये है 1²। सारी कहानी वहां ले जाते हैं, x को वहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 108 × 10⁻³ ये आपने सीखा हुआ है शिफ्टिंग, ठीक है। इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 × 10⁻⁻9 इज इक्वल टू x²। ये बहुत प्यारा सा नंबर है जो कट के 4 हो जाता है, ठीक है। तो हमें x² क्या आ गया? हमें x² आ गया 4 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये देखो ये 9 था, ये ऊपर गया माइनस हुआ, -3 -9 जो है वो -12 हो गया, ये कैंसिल होकर 4 ही हो चुका है। हमें निकालना था x, तो x का रूट निकाल के आ गया मुझे 2 × 10⁻⁻6, राइट। अगर आप अपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को याद करेंगे तो 10⁻⁻6 होता है, ये कूलम आया है, ठीक है, बिकॉज कूलम्स लॉ है तो कूलम में, राइट। लेकिन हमें चाहिए आंसर माइक्रो कूलम में। माइक्रो अगर आप याद करें तो आपका 10⁻⁻6 जो पूरी कहानी होती है वो होता है माइक्रो, तो ये हो जाता है 2 माइक्रो कूलम्स, राइट। तो हमने क्या देखा था? एक चार्ज क्या था हमारा x, दूसरा 3x, तो ये हो गया 2 माइक्रो कूलम और ये हो गया 3 2 6 माइक्रो कूलम, राइट। तो हमारे पास में एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, एक 6। इसने क्या पूछा था याद रखना बच्चों, हमेशा जल्दबाजी मत रहो, आंसर यहां भी है और आंसर यहां भी है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना 50% काम सॉल्व कर देगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो जो सही लाए हो वो भी गलत कर देगा, राइट। इसने मुझे पूछा वीक चार्ज कितना है, राइट। तो वीक चार्ज कितना है हमारा? वीक चार्ज है हमारा 2 माइक्रो। स्ट्रॉन्ग चार्ज पूछता तो 6 लिख देते, राइट। सिंपल क्वेश्चन। 2 अनलाइक, अच्छा एक मिस्टेक हमने ये कर दी, नहीं मिस्टेक कहां की, अनलाइक चार्ज दिया था लेकिन इसने फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था, राइट। अनलाइक चार्ज मतलब उसने ये कहना था कि अगर ये +2 है तो ये -6 होना चाहिए, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अगर दिया भी था तो हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं गलत हुआ? देखो मैंने क्वेश्चन करने में गलती कर दी, अभी गलती हो सकती थी लेकिन बच गया, राइट। अनलाइक चार्जेस का मतलब ये है कि ये दोनों अपोजिट होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे थे ना, हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है, हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब था, फोर्स के मैग्नीट्यूड ने हमारा काम कर दिया। बट ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चले चलो, ये बोल रहा है 2 particles of mass m and carrying charge q are separated by a distance if they are in equilibrium, right, under mutual gravitational and electrostatic forces, then q by m in coulomb per kg is of the order of। यार पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझा सर, पता नहीं क्या बोल रहा है।
ये बोल रहा है हमारे पास दो पार्टिकल है ना, दोनों का मास जो है वो m है, चार्ज जो है वो q है, और उसके बीच में कोई डिस्टेंस है r। ठीक है, ये बोलता है दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में, दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो q बाय m की वैल्यू कितनी होगी, ऑर्डर बताना है, मतलब नंबर एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस 10 की पावर में बता देना है कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, कहानी ये हो रही है कि देखो हमने देखा ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जैसे ये है, इसका चार्ज q है, इसका चार्ज q है। अब दोनों चार्जेस अगर सेम है, अगर दोनों चार्जेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो लेट्स अज्यूम इस चार्ज को ये रिपेल कर रहा है और इनका मास हमें दिया हुआ है m एंड m, ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। सिंपल बात है ना, उसने कहा दो पार्टिकल्स है, ईच ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज q, इसने ऐसा नहीं कहा कि अनलाइक चार्जेस है। तो अगर इसका मास और चार्ज सेम है तो सेम चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल। सो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको रिपेल करेगा। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, तो ये मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है। ये बोल रहा है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब ये कह रहा है कि ये चार्जेस जैसे पड़े हुए हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम इसके गैप को r ले लेते हैं, तो ये चार्ज जैसे पड़े हुए हैं ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, बिकॉज जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस आउट कर रहा है और इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, राइट। इक्विलिब्रियम का हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में भी कि इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारा नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। फोर्स जीरो होना कंपलसरी नहीं होता है, नेट फोर्स कंपलसरी जीरो होता है, राइट। नेट फोर्स यहां से क्या बताता है, नेट फोर्स ये बोलता है कि हमारा फोर्स ऑन द राइट साइड हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड। सर ये यूज करो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ सॉरी कूलम्स लॉ हम वैसे क्यों नहीं यूज कर रहे, वेक्टर वाला, वेक्टर वाली कहानी यहां कर दी ना बच्चों। वेक्टर वाला जो काम था वो हमने डायरेक्शन के लिए रखा था, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। तो हमें सिर्फ मतलब है इस समय मैग्नीट्यूड से, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो हमें दिख रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, राइट। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी यहां फिक्स कर रखे हैं और यहीं से ये डिराइव किया है कि राइट और लेफ्ट इक्वल है। अगर ऐसा होता कि दोनों इसको रिपेल कर रहे होते तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं तो उसको इक्विलिब्रियम करने वाला कोई नहीं है। तो हमें ये चीज पता है कि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल कर रहा है, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, राइट। नाउ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो हमारे पास ग्रेविटेशन है, और अगर आप राइट साइड देख रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, राइट। राइट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q बाय r स्क्वायर, राइट। नाउ उसके बाद में अगर आप इस चीज को अगर आप इस चीज को ग्रेविटेशनल के टर्म्स में लिखते हैं तो ग्रेविटेशन में आ जाता है G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। नाउ कहानी बहुत सिंपल है, ये r स्क्वायर कट चुका है, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, which is 9 इंटू 10⁹9, राइट। ये हमारे पास आ चुकी है, ये जो है ये क्यू स्क्वायर है, जी की वैल्यू अभी नहीं बताऊंगा, ये लो m स्क्वायर। यहां पे इक्वेशन बन चुका है, राइट, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसमें से हमें निकालना क्या है, q बाय m, राइट। सो q बाय m, इफ आई टेक ऑन सेम साइड, q बाय m का स्क्वायर विल बी इक्वल टू g अपॉन ये जो है ये k है, वैल्यू नहीं मिली, सारा काम मैं ही करूंगी, कुछ तुम भी करोगे। जी की वैल्यू पिछले साल पढ़ी थी, के की वैल्यू आज पढ़ ली, दोनों वैल्यूज डालो निकालो, कमेंट में बताओ कि आंसर क्या है, बिकॉज सारे क्वेश्चन जब मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो तुम क्या करोगे, कहानी बता दी, कहानी के एंड तक पहुंचा दिया, एंड तुम लिखो कि क्या होगा, ठीक है। हमारे पास q बाय m स्क्वायर की वैल्यू आ गई है g बाय k, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, k कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है, k की वैल्यू अभी पढ़े हो, ग्रेविटेशन लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड करो।
और सब्स्टिट्यूट करते समय वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उसकी पावर्स को देखना, बिकॉज आंसर में हमें सिर्फ पावर्स चाहिए। पावर्स निकालो, पावर्स निकाल के आंसर पता करो, कमेंट में बताओ सही है या गलत है, वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? कूलम्स लॉ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा, वो चीज मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर कर लूं। बट जहां तक बेसिक चीजें समझनी है, दो चीजें क्लियर है, कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये दोनों अगर आपको क्लियर है और आप अप्लाई कर पा रहे हो उस पे क्वेश्चन पे, तो कूलम्स लॉ विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी पॉइंट चार्ज इक्वेशन। राइट नाउ अगली क्लास जो है, अगली क्लास में हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉइंट चार्जेस के लिए फोर्स लगाना सीख लिया। कूलम्स लॉ कहता है पॉइंट चार्जेस के लिए मैं फोर्स लगा सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास में एक मेटालिक शीट है जिसपे चार्ज है तो मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा? अगर मेरे पास एक स्पीयर है जिसपे चार्ज है तो मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा? तो ये कहानी समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसे अप्लाई करना सीखेंगे फॉर आवर कूलम्स लॉ। तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं। और ध्यान रखिए बेसिक्स बहुत जरूरी है, अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी क्लियर। थैंक यू।